वृतांत के इस अंश में आज हम जानेंगे एक ऐसे स्थान को जो आपको ये सोचने पर विवश कर देगा कि आधुनिक शिक्षा के नाम पर हमने किस शिक्षा पद्धति को छोड़ दिया। वो कौन सी शिक्षाएं थीं जो हमने पराधीनता के दौर में पीछे छोड़ दी। आप ये भी जानेंगे कि कैसे होते होंगे हमारे गुरुकुल, कैसी शिक्षा दी जाती होगी वहां। हम आग्रह करते हैं, अगर आप वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति के खोखलेपन को जानना चाहते हैं तो आपको वृतांत के इस अंश को पूरा जरूर देखना चाहिए। यह है उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहां स्थित है महर्षि सांदीपनी आश्रम। जिसे श्री कृष्ण के गुरुकुल के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा यही प्राप्त की थी। महर्षि सांदीपनी की इस पावन भूमि पर शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थी। यहां चरित्र, विवेक, ब्रह्मचर्य और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। हम इसे सिर्फ गुरुकुल कहें, इतना काफी नहीं होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम न केवल इस स्थान की भौगोलिक यात्रा करेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति को छोड़कर क्या खोया। हमने स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण शिक्षा पद्धति को छोड़कर मैकॉले की शिक्षा पद्धति को अपनाया, या अन्य शब्दों में मैकॉले शिक्षा पद्धति ब्रिटिश राज के समय हमारे ऊपर थोप दी गई। हम आगे बढ़ें इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैकॉले शिक्षा पद्धति क्या है और इसका समाज पर प्रभाव किस प्रकार पड़ा। सन 1835 में एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन नाम का एक दस्तावेज लिखा। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा को माध्यम बनाकर ऐसे कर्मचारियों को तैयार करना था जो रंग और रक्त से तो भारतीय हों, परंतु वैचारिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से ब्रिटिश नीतियों का पालन करें, तथा ये वो लोग भी हों जो भविष्य में आने वाली सभी ब्रिटिश नीतियों को लागू करवाने के लिए अगली पीढ़ी को ब्रिटिश तौर तरीकों के अनुसार तैयार भी कर सके, जिससे कि ब्रिटिश नीतियों को भारत के जन जन तक शुद्ध रूप से पहुंचाया जा सके, तथा इसमें ब्रिटिश कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त भी न होना पड़े। मैकॉले की शिक्षा पद्धति के प्रभाव और परिणाम भारत पर कुछ इस प्रकार हुए। मैकॉले की शिक्षा पद्धति से भारत की आधिकारिक और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी बन गई। इसने भारत को दो वर्गों में सीधे बांट दिया, जिसमें एक वे थे जिनकी इस शिक्षा नीति तक पहुंच थी और वे बिना किसी विरोध के इसका पालन कर रहे थे। इन्हें भारतीय मिडिल क्लास कहा जाने लगा, क्योंकि ये वे लोग थे जो ब्रिटिश नीतियों को भारतीय आम जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। अन्य वर्ग जो इस नीति के विरुद्ध था, उन्हें समाज में निचले दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस पद्धति ने बहुतायत में लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत से दूर कर दिया। परिवारों ने अपने पुश्तैनी कामों को बंद कर इस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, जिससे कि समाज में उन्हें तुच्छ न समझा जाए
और उच्च दृष्टि से भी देखा जा सके। यहां एक बात गौर करने वाली है कि लोगों ने मैकॉले की शिक्षा नीति को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वे ब्रिटिश राज का साथ देना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने इस शिक्षा नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि वे समाज में हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहना चाहते थे। यह सब से हमें यह ज्ञात होता है कि मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन एक अत्यधिक प्रभावशाली नीति दस्तावेज था, जिसने भारत के सदियों से चले आ रहे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर शैक्षिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया, जिसमें पारंपरिक भारतीय शिक्षा की तुलना में अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान को प्राथमिकता दी गई, जिसके भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की शिक्षण पद्धति और भारत की आत्मा पर गहरे और स्थायी परिणाम हुए। यहां महर्षि सांदीपनी ने श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को 64 कलाओं और 14 विद्याओं का अध्ययन करवाया। आश्रम में सभी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए मिट्टी, भूसे और लकड़ियों से बना एक पारंपरिक गलियारा बनाया गया है, जो आपको प्राचीन भारतीय सभ्यता की एक झलक देता है। गलियारों में लगी सभी 64 कलाओं को चित्रित करते हुए हाथ से पेंट की गई कलाकृतियां हैं। सभी कलाकृतियों में आप श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को विभिन्न प्रकार की 64 कलाओं को ग्रहण करते हुए देख सकते हैं, जिन्हें हम अगर बारीकी से देखें तो वे आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं। और अगर हम हमारे आसपास देखें तो विश्व में संचालित हो रहे अधिकतर व्यवसाय इन्हीं कलाओं के अंतर्गत आते हैं। कुंड जो आप सामने देख रहे हैं, इसे गोमती कुंड कहा जाता है। महर्षि सांदीपनी आश्रम में गोमती कुंड लोक श्रद्धा का प्रतीक है। आश्रम के इस हिस्से में महर्षि सांदीपनी द्वारा दी गई 14 विद्याओं को अति सुंदर रूप में अनगिनत रंगों से चित्रकारी कर दर्शाया गया है। हम इस भवन में की गई चित्रकारी और इसे करने वाले चित्रकारों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इस भवन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा वेदांग जैसे शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क जैसी 14 विद्याओं को कलात्मक चित्रकारी के रूप में देख सकते हैं। सभी दीवारों पर महर्षि सांदीपनी को वेदांग की विद्या प्रदान करते हुए दर्शाया गया है। ऐसा लगता है मानो इस भवन में स्थापित 4 स्तंभ चारों वेदों को दर्शाते हों। तथा छत पर नवग्रह दर्शाए गए हैं। यह चित्रकारी सुंदर है, अति सुंदर। इसका अर्थ यह है, अगर हमने इन पारंपरिक कलाओं और शिक्षण को ब्रिटिश राज के दौरान त्यागा नहीं होता, तो शायद विश्व में कई ऐसे उत्पाद हैं जो भारत निपुणता से निर्यात कर रहा होता। आज भारत में जो हम बेरोजगारी की समस्या देख रहे हैं, उसका कारण केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि वो शिक्षा नीति भी है जिसे भारत के ब्रिटिश राज से स्वतंत्र होने के बाद भी नहीं बदला गया और वर्तमान समय में भी उसमें अपर्याप्त संशोधन ही किए गए हैं। भारत की शिक्षा नीति को व्यावहारिक होने के साथ साथ विविधतापूर्ण होना भी जरूरी है, जैसा कि इस आश्रम में दर्शाया गया है।